आईपीआर में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आईपीआर में हमसे क्या पूछा जाएगा, क्या हमको सारे सेक्शंस लर्न करने हैं, क्या एक एक चीज़ हमको रट के जानी है, पढ़ के जानी है। इसका करेक्ट आंसर है नहीं। जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके इंटरव्यू के लिए बहुत यूज़फुल है। CGPDTM का जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहा है 1 अप्रैल 2024 से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आईपीआर का जो CGPDTM का आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, आईपीआर में आपसे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ये आपका बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। CGPDTM का 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। 100 मार्क्स में आपको कोशिश करना है कि 60 to 70 यहाँ तक आपको लाना है। 60 से 70 नंबर तक आपको इंटरव्यू में लाना है। ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड को लेकर के मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब बात आती है, इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, HR, आईपीआर एंड सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आपकी जो भी ब्रांच है, सिविल है, मैकेनिकल है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोटेक है, बायोमेडिकल है, आपका मैकेनिकल है, मेटलर्जी है, कोई भी ब्रांच है वो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट में। अब देखिए दोस्तों, बहुत कुछ इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आप किस तरह से बैठते हैं, आपका अटायर कैसा है, आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से बात करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसके बाद आता है आपका HR राउंड। HR राउंड में कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, HR राउंड और ड्रेसिंग सेंस जो आपका ड्रेस कोड वगैरह है, इसको अगर हम देखें तो 10 से 15 नंबर जो है वो आपका, या आप मान सकते हैं 15 से 20 नंबर आपको HR राउंड का होगा और आपका ड्रेस कोड वगैरह का रहेगा। देखते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, किस तरह से आप बातचीत करते हैं, इन सब सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। 15 से 20 नंबर तो आपके हो गए। इसके बचते हैं हमारे 80 नंबर। 80 नंबर में आप यकीन मान के चलिए कि 40 से 50 ही आपको यहाँ से पूछेंगे आईपीआर से, और ऑलमोस्ट आपका 30 से 40 क्वेश्चन आपका, मतलब इतने क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, परसेंटेज मैं एक रेशियो बता रहा हूँ कि 30 to 40% आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, 40 to 50% आपका आईपीआर से पूछा जाएगा, और 15 से 20% HR या फिर ड्रेस को लेकर के कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। अब ड्रेस में कुछ पूछा नहीं जाएगा, वो उसके मार्क्स होते हैं, तो मैंने परसेंटेज में उसको एक तरह से डिवाइड कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जो बात आती है सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ड्रेस कोड के बारे में पता है, HR पता है, सब्जेक्ट पता है, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है आईपीआर में, कि आईपीआर में हमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या हमसे सारे सेक्शंस पूछ सकते हैं, क्या हमको एक एक चीज़ आईपीआर का जो पूरा ओरिजिन है, पेटेंट कब से बना, कॉपीराइट कब से बना, क्या हमसे ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं? नहीं। तो आपसे क्या पूछेंगे वो सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, पूरा डिटेल से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले समझिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा CGPDTM का मतलब क्या है। तो अगर नहीं पता है तो आप इसका मतलब जान लीजिएगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ, P का मतलब पेटेंट्स, D का मतलब डिज़ाइन, TM का मतलब ट्रेडमार्क। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला था कि आपको करना क्या है, आपको सिर्फ पढ़ना है पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट, डिज़ाइन एक्ट और ट्रेडमार्क, क्योंकि जो आपका जॉब है वो जॉब ही यही है, जो आपका पोस्ट है ना वो पोस्ट ही यही है, पेटेंट्स, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का। तो आपको SICLD, PPBFR, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ये सब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ना है पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन एक्ट और ट्रेडमार्क एक्ट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें आपसे आपका सामान्य ज्ञान नहीं पूछा जाएगा, मतलब कि आपसे ये नहीं पूछेंगे बताइए WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है, WIPO का हेड कौन है, या फिर पेटेंट एक्ट कब से लागू हुआ, कॉपीराइट एक्ट कब लागू हुआ, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है आपका, वो देखेंगे कि आपको आईपीआर सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। तो बेसिकली आईपीआर सब्जेक्ट हमें पूरा पता होना चाहिए। अब इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी, मैंने पूरा डिटेल में हर एक जितनी भी आईपीआर की 10 कैटेगरीज हैं पूरा डिटेल में बताया है, एक एक कैटेगरी के बारे में बताया है। अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहली चीज़, 4 जो आपके जो एक्ट मैंने बताए हैं, इन चारों एक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है सब कॉमन है, और सब कुछ मेरी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। नंबर 1 बात करेंगे हम यहाँ पर पेटेंट
कॉपीराइट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इसके लिए पढ़नी है हमें कंडीशन, या फिर हम बोल सकते हैं एलिजिबिलिटी। मतलब कि क्या कंडीशन होनी चाहिए पेटेंट के लिए। आपको पता है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमें पेटेंट मिलेगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंडीशन। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमें पेटेंट मिलेगा। दूसरी चीज़, पेटेंट का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। पेटेंट है क्या, मीनिंग ऑफ पेटेंट। ठीक है, यही सारी चीज़ें इन सब पे भी लागू होती हैं। ये जो मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, यही सारे पॉइंट आपके कॉपीराइट में भी होंगे, डिज़ाइन में भी होंगे, ट्रेडमार्क में भी होंगे। मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम डिज़ाइन करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वो ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। वो ये पूछेंगे कि बताइए, ये हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बताइए क्या इसका हम पेटेंट करा सकते हैं, या इसको हम कॉपीराइट करा सकते हैं, या इसको हम डिज़ाइन में जाकर डिज़ाइन करा सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर इसका हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं। आप बताइए क्या हो सकता है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस कंडीशन पे। हमें पता ही नहीं है कि भैया इसका पेटेंट कराएंगे कि कॉपीराइट कराएंगे कि डिज़ाइन कराएंगे कि ट्रेडमार्क में रजिस्टर होगा, हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। सेम चीज़ कॉपीराइट में भी लागू होगी, सेम चीज़ डिज़ाइन में भी, सेम चीज़ ट्रेडमार्क में भी। मीनिंग ऑफ पेटेंट, मीनिंग ऑफ कॉपीराइट, मीनिंग ऑफ डिज़ाइन एंड मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क। इसके अलावा डिफरेंस, इन चारों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस, इन चारों में क्या डिफरेंस है। जब ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहीं भी कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने अगर वो लेक्चर्स देख लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। डिफरेंस अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसके बाद आपको वो एग्जाम्पल देंगे तो आप बता सकते हैं कि ये पेटेंट में आएगा कि कॉपीराइट में आएगा कि डिज़ाइन में आएगा या फिर ट्रेडमार्क में आएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ आती है हेडक्वार्टर। ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। पेटेंट ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कॉपीराइट का कहाँ पर है, डिज़ाइन का कहाँ पर। मतलब सपोज़ आप एक कंट्रोलर हैं मान लीजिए, ठीक है, या मान लीजिए आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, आपको अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है मान लीजिए उसको रजिस्टर कराना है ट्रेडमार्क में। मान लीजिए आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है। ठीक है, कोई भी लोगो हो सकता है, कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए सपोज़ आपको उसको ट्रेडमार्क में रजिस्टर कराना है, तो रजिस्टर कराने आप कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ट्रेडमार्क का जो ऑफिस है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जहाँ पर है, हेडक्वार्टर है, हम वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके सारे हेडक्वार्टर्स हमें पता होने चाहिए। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। पहली चीज़ तो हमें क्या पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर, या फिर हम बोल सकते हैं हमें एरिया पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर जाएंगे। मान लीजिए सपोज़ हमको अपना पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना है, तो किस एरिया में हम जाएंगे। ठीक है, हमारा जो भी ज्यूरिसडिक्शन एरिया होगा, जहाँ पर हमारा एरिया पड़ता होगा, जिस एरिया में हमारा ऑफिस होगा पेटेंट का, हम वहाँ पर जाएंगे। सेम चीज़ कॉपीराइट में भी है, डिज़ाइन में भी है, ट्रेडमार्क में भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा, मतलब कि बेसिकली आप ये समझ सकते हैं आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए और उसकी जो रीजनल ब्रांचेज हैं या उसका ब्रांच ऑफिस आप एक तरह से बोल सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है पेटेंट में आपका टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, और यहीं पर आपका आ जाएगा फॉर्म नंबर। ठीक है, कौन सा फॉर्म नंबर यूज़ होता है कॉपीराइट के लिए भी, कौन सा फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन कराना है, कौन सा फॉर्म नंबर यूज़ होगा, डिज़ाइन में भी कौन सा फॉर्म नंबर यूज़ होगा, और ट्रेडमार्क में भी कौन सा फॉर्म नंबर यूज़ होगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट है फीस। फीस यहाँ पर भी है फीस और यहाँ पर भी है फीस। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। अब देखिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, एप्लीकेशन, फॉर्म नंबर और फीस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब सपोज़ मान लीजिए, अच्छा एक और पॉइंट आ जाता है आपका टर्म, या हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन तो ये आपका सेम पेटेंट के लिए भी, कॉपीराइट के लिए भी, डिज़ाइन के लिए भी और ट्रेडमार्क के लिए। एंड द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होल प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस, किसके लिए, आपका पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए, डिज़ाइन के लिए और ट्रेडमार्क के लिए। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब सेक्शन की अगर हम बात करें, जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या हम पेटेंट करा सकते हैं और क्या हम पेटेंट
नहीं करा सकते। सेम चीज़, क्या हम कॉपीराइट करा सकते हैं, क्या हम कॉपीराइट नहीं करा सकते हैं, क्या हम डिज़ाइन करा सकते हैं रजिस्टर, या फिर हम डिज़ाइन में रजिस्टर नहीं करा सकते हैं, किस चीज़ का हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं, किस चीज़ का हम ट्रेडमार्क नहीं करा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो ये जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, बस इतने पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, और आपके इंटरव्यू में यही आपसे पूछेंगे, इसके बाहर का नहीं पूछेंगे। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, केस स्टडीज़। कुछ ना कुछ रीसेंट केस स्टडीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने जो आपको 50 क्वेश्चन का जो इंटरव्यू का एक गाइड दिया था, उसमें भी मैंने कुछ आपसे केस स्टडीज़ शेयर किए हैं, उनको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केस स्टडीज़ आपको पढ़ना है, और यहाँ पर क्या चीज़ पेटेंट करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस, टर्म और ड्यूरेशन। तो एक पॉइंट आपका ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, पांचवा ये हुआ, छठा, 7, 8, 9। तो ये 9 पॉइंट हैं जो आपको पेटेंट में भी पढ़ने हैं, कॉपीराइट में भी पढ़ने हैं, डिज़ाइन में भी पढ़ने हैं, ट्रेडमार्क में भी पढ़ने हैं। ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अब बस पेटेंट में आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, और बाकी आपको सारा खुद से पढ़ने हैं। क्या? कॉपीराइट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क। और ये भी आपको ऑलमोस्ट खुद से ही पढ़ना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है आपको। देखिए, पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप चाहे कॉपीराइट की बात करें, चाहे डिज़ाइन, चाहे ट्रेडमार्क, चाहे पेटेंट, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको पता करना होगा कि हमारे एरिया में कौन सा ऑफिस आ रहा है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। मुंबई है, तो ये कहाँ पर? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, मान लीजिए सपोज आपने बोला नहीं हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा पेटेंट ऑफिस ब्रांच, न्यू दिल्ली। ठीक है, बाकी जितना भी है सारा आपके सामने लिखा हुआ। तो आप यहाँ पर जाएंगे, आप कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप सबसे पहले बात करेंगे, मिलेंगे किससे? किसी एक पेटेंट एजेंट से। क्यों? क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, कि इतना फॉर्म्स होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। प्रोविज़नल है हमारा जो क्या बोलते हैं, इन्वेंशन प्रोविज़नल है या फिर कंप्लीट हो चुका है, प्रायोरिटी डेट लेनी है कि नहीं लेनी है, आपको ये सब इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। हमने तो सिर्फ एक इन्वेंशन बना दिया बस। तो पेटेंट एजेंट की मदद से आपको अपना पेटेंट फाइल करना होता है। तो पेटेंट एजेंट के पास आप जाएंगे, पहले ही आप एरिया अपना ढूंढेंगे, एरिया फाइन करेंगे। आपने एरिया फाइन कर लिया, न्यू दिल्ली में मेरा एरिया, आप यहाँ पे ऑफिस में जाएंगे। इसके बाद देखिए, पेटेंट एजेंट को पकड़ेंगे। अब पेटेंट एजेंट आपको बताएगा कि इतने तरह के एप्लीकेशन होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला, प्रोविजनल एप्लीकेशन, इन्वेंशन नॉट फुल्ली फाइनलाइज्ड, मतलब कि अभी आपका इन्वेंशन नहीं बना है और आप चाहते हैं कि आपको एक प्रायोरिटी डेट मिले। आप चाहते हैं कि आपको एक प्रायोरिटी डेट मिले। मान लीजिए सपोज आपका इन्वेंशन अभी सिर्फ 60% बना, आज डेट है मान लीजिए सपोज 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। आप गए भैया पेटेंट ऑफिस में, आपने बोला कि मेरा, देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि कोई और तब तक दूसरी जो आप टेक्नोलॉजी या जो भी आप इन्वेंशन कर रहे हैं, कोई और दूसरा तब तक वो ना बनाते, तो इसलिए हम प्रायोरिटी डेट ले लेते हैं। उससे क्या होगा फ़ायदा? मान लीजिए सपोज आज 31 मार्च है, आपने देखा कि मेरा 60% इन्वेंशन बन चुका है, 40% बाकी और इसमें टाइम लगेगा। तो आपने बोल दिया कि मैंने उनको डेट दे दी 30 सितंबर 2024 तक मेरा पूरा इन्वेंशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको प्रायोरिटी डेट मिल गई। अब 30 सितंबर 2024 प्रायोरिटी डेट आपको मिल गई है। अब इस बीच में 30 सितंबर 2024 तक जो आपने इन्वेंशन किया है, कोई और बंदा सेम इन्वेंशन ले करके अगर रजिस्टर कराने आएगा तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा, पहले आपका कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता तब उसको दिया जाएगा, लेकिन पहले आपका कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपने प्रायोरिटी डेट ले ली है 30 सितंबर 2024। दूसरा आता है ऑर्डिनरी एप्लीकेशन विदाउट क्लेमिंग एनी प्रायोरिटी डेट, मतलब कि आपका जो इन्वेंशन है 100% कंप्लीट हो गया है और आप किसी भी तरह की प्रायोरिटी डेट नहीं चाहते हैं, आप सिंपल एप्लीकेशन बस रजिस्टर कराना चाहते हैं। अब आता है इसके बाद पीसीटी एप्लीकेशन। अगर आप आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको पीसीटी एप्लीकेशन ये आपको ज़रूरत लगेगी। इसके बाद आता है डिविजनल एप्लीकेशन, मोर देन वन इन्वेंशन, एक से ज़्यादा इन्वेंशन है तो आपको यूज़ होगा डिविजनल एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप अपने इन्वेंशन में कोई मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो यूज़ होगा पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन। और अगर आप आउटसाइड इंडिया प्लस इंडिया, मतलब कि अपने देश में भी और बाहर भी अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगा कन्वेंशन एप्लीकेशन, और अगर बाहर कराना है तो पीसीटी एप्लीकेशन। ठीक है, ये पता चल गया। अब ये क्या होगा, हम पेटेंट एजेंट के पास गए, उसने हमें बोला कि आपको कौन सा इसमें करना है, तो आपने बोला कि हमें भैया ऑर्डिनरी एप्लीकेशन फाइल करना है, या मान लीजिए आपने बोला हमें प्रोविजनल एप्लीकेशन फाइल करना है। अब वो जाएंगे, अब वो क्या होंगे, ये अलग अलग तरह के आपके फॉर्म हैं। अब वो आपको बताएगा देखो भैया ये इसका फॉर्म नंबर, ये इसका फॉर्म नंबर, ये इसका फॉर्म नंबर। तो पेटेंट में टोटल 32 फॉर्म्स होते हैं। पेटेंट में कितने फॉर्म होते हैं? टोटल 32। अब आप देख रहे हैं ना,
आपको ये सारे फॉर्म नंबर पता होने चाहिए। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट फॉर्म नंबर 1, प्रोविजनल या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मतलब स्पेसिफिकेशन मतलब कि आपको उनको डिटेल बतानी है मुझे कि जो भी हमारा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन है कि मेरा इतना इन्वेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, सारी डिटेल जब आपको देनी होगी तो फॉर्म नंबर 2 यूज़ होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम आप चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 4 यूज़ होगा। तो ये सारा कुछ है। रिक्वेस्ट फॉर पब्लिकेशन के लिए फॉर्म नंबर 9 यूज़ होता है। इस तरह का आप देख सकते हैं कितने फॉर्म है, टोटल 32। ये सारे के सारे फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट फॉर टर्मिनेशन ऑफ कंपलसरी लाइसेंस फॉर्म नंबर 21, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट एजेंट फॉर्म नंबर 22। तो आपको क्या होगा, पेटेंट एजेंट के पास गए, आपने एरिया पता कर लिया, आप उस ऑफिस में गए, पेटेंट एजेंट से बात करी, उन्होंने बोला कि ये एप्लीकेशन है और आपको भैया फॉर्म नंबर 1 यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो वो आपको फॉर्म नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद आप उनसे पूछेंगे भैया फीस तो बताओ, फॉर्म नंबर 1 दिखाओ तो कैसा होता है। तो कुछ इस तरह का आपका फॉर्म नंबर 1 होगा। यहाँ पे देखिए, ये पूरा छोड़ दीजिए, जो भी ब्लैंक है ये आपका ऑफिस यूज़ के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका नीचे आ जाएगा एप्लीकेंट्स रेफरेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर एज अलॉटेड बाय ऑफिस, ये छोड़ दीजिए आप। देखिए टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन आपको बताना होगा। ऑर्डिनरी है तो ऑर्डिनरी में कौन सा है, डिविजनल है या फिर पेटेंट ऑफ एडिशन है या फिर आपका कन्वेंशन है या फिर पीसीटी है। मतलब कि सपोज आप जो कराना चाह रहे हैं, जो आप अपना पेटेंट फाइल कराना चाह रहे हैं, क्या है कन्वेंशन, मतलब कि इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया, तो कन्वेंशन हो जाएगा। आपने बोला आउटसाइड इंडिया कराना तो ये यूज़ हो जाएगा। या फिर आपने बोला नहीं हमें इंडिया में कराना है, कौन सा कराना है, सिर्फ ऑर्डिनरी हमको कराना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 2 आपको कैटेगरी इन्होंने दे दी। कौन कौन सी दे दी, डिविजनल दे दी, पेटेंट ऑफ एडिशन। अगर आप कोई भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको देखिए यहाँ पर लगेगा पेटेंट ऑफ एडिशन, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा इन्वेंशन है तो क्या लगेगा, डिविजनल एप्लीकेशन। तो जो कुछ भी है आप यहाँ पर बता सकते हैं। आपने बोला हमारा पेटेंट ऑफ एडिशन रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद एप्लीकेंट्स की डिटेल है। फिर नीचे देखिए कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट है। यहाँ पर तो एप्लीकेंट्स की डिटेल आ गई, फिर कैटेगरी नेचुरल है, ठीक है, मतलब कि इंडिविजुअल, या फिर इसके अलावा आपका अदर देन नेचुरल पर्सन, स्मॉल एंटिटी, स्टार्टअप और अदर्स, ठीक है। इन्वेंटर्स कौन कौन से हैं, जो भी आपके जिसने इन्वेंट किया उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। एप्लीकेंट्स की जो आप डिटेल देंगे वहाँ पर सब कुछ आपको बताना होगा। आर ऑल द इन्वेंटर्स, अगर है तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। तो ये फॉर्म नंबर 1 होगा, ये आपको भरना होगा। इसके बाद क्या होगा, आप उनसे फीस पूछेंगे, भैया फीस बताओ, तो आपको फीस बता देंगे। तो देखिए नेचुरल पर्सन या फिर स्टार्टअप है, स्मॉल एंटिटी है और उसके बाद है अदर्स। तो हम इंडिविजुअल का लेकर के चलते हैं। आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन देना है या कंप्लीट, आपका फीस है 1600 रुपये। आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी पब्लिकेशन हो तो फिर 2500 रुपये है। आप चाहते हैं कि इसका एग्जामिनेशन, मतलब कि कंट्रोलर इसको एग्जामिन कर ले, तो फिर आपको 4000 रुपये देने होंगे। और एक्सप्रेस रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन तो फिर आपको 5600 रुपये देने होंगे। मतलब आप चाहते हैं कि हम एक्सप्रेस रिक्वेस्ट कि और जल्दी एग्जामिन करो तो हमें 5600 रुपये देने होंगे। हमने कहा नहीं भैया, हम सिंपल 1600 रुपये देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 से 3 साल तक तो आपका यही फीस रहता है। उसके बाद क्योंकि पेटेंट है 20 साल के लिए मिलता है, 20 ईयर्स के लिए इसका टर्म या ड्यूरेशन रहता है। 3 से 6 साल तक आपका एनुअली चार्ज लगेगा 800 रुपये, 6 से 10 साल तक 2400 रुपये, 11 से 15 साल तक 4800 रुपये और 16 से 20 साल तक आपको 8000 रुपये ईयरली आपको एनुअली पर एनम एनुअली ईयरली आपको पे करना होगा, ठीक है। ये आपका फ़ीस है। तो आपने फॉर्म लिया, आपको पता चल गया कि हमारा एप्लीकेशन ये है, कौन सा है भैया, हमारा ऑर्डिनरी हमने ले लिया है, हमारा ये है और ये हमको फ़ीस देनी है 1600 रुपये। लेके आप पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, नोएडा ऑफिस, वहाँ पहुंच गए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो भी इनका पूरा प्रोसेस है, जो मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में बताया, सेम प्रोसेस है। आपको वो सारा एप्लीकेशन जाएंगे, एप्लीकेशन ले करके फॉर्म नंबर 1 प्लस 1600 रुपये। अब इसको एग्जामिन किया जाएगा। एग्जामिन कौन करता है, एग्जामिन करते हैं कंट्रोलर, या हम बोल सकते हैं एग्जामिनर, या हम बोल सकते हैं रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अब ये आपको पढ़ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, एक प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस सब में आगे जो है वही सेम कॉपीराइट का भी है, वही सेम ट्रेडमार्क का भी है, वही सेम आपका
क्या बोलते हैं, डिज़ाइन का भी है और कॉपीराइट का भी है। तो सिंपल सा एकदम प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ भी नहीं होता है, एप्लीकेशन लेके जाइए, वहाँ पर कंट्रोलर चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जनरल पे पब्लिश कर देते हैं। जनरल पे पब्लिश करने के बाद देखते हैं, आपको टाइम दिया जाता है 30 डेज़ का या 3 मंथ्स का, जो भी है। ये हाँ, टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। टाइम ड्यूरेशन ये जो है ना, जो आपका प्रोसेस है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टर्म तो ठीक है, जो आपने टर्म पूरा पढ़ लिया कि पेटेंट 20 साल का होता है, कॉपीराइट 60 साल का, वो तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन ये जो बीच बीच में जो टाइम ड्यूरेशन यूज़ होता है कि आपने क्या बोलते हैं, जर्नल पर या वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, अब इसके कितने टाइम बाद हमारे पास क्या बोलते हैं, अपोजिशन का कोई भी अपोज कर सकता है, या अपोजिशन के लिए हम नोटिस दे सकते हैं। जिससे मान लीजिए सपोज कोई हमारे पास अपोजिशन ने कुछ भी मान लीजिए अपोज कर दिया कि भैया ये आपका जो है पेटेंट जो है पहले से रजिस्टर है, तो अब हम उसको नोटिस देंगे। तो नोटिस कितने टाइम पर देना चाहिए, उसके बाद नोटिस आएगा, नोटिस का रिप्लाई उसको एप्लीकेंट कितने टाइम में देगा, ये सब टाइम आपको पता होना चाहिए। तो कंट्रोलर क्या करते हैं, कंट्रोलर जनरल पर डाल देते हैं, फिर देखते हैं भैया अच्छा कोई कुछ इस तरह का कोई कुछ भी ऐसा आया है क्या, तो चेक करते हैं कि अपोजिशन तो नहीं हो रहा है, कोई इसका विरोध तो नहीं हो रहा है, या किसी ने ऐसा तो नहीं फाइल कर दिया पहले से, उसका ऑलरेडी जो है पेटेंट है, तो वो देखते हैं। उसके बाद टाइम दिया जाता है। अगर सही होता है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए जो अपोजिशन आया हमारे पास अगर वो सही है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अगर सही नहीं है तो उसको नोटिस दे दिया जाएगा, भैया आपने किस बेसिस पे बता दिया है, आप ये बताइए आपने किस बेसिस पे क्लेम किया है कि ये पेटेंट गलत है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फर्दर आगे का प्रोसेस होगा, आगे फिर दोबारा से चेक किया जाएगा, अच्छा ठीक है, उसके बाद जो है आपको फाइनली पेटेंट अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन उसका पूरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मैंने अपने हर एक वीडियो में बताया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, ठीक है। और ऐसे ही देखिए, ये आपके सामने ये लिस्ट है, इन्वेंशंस नॉन पेटेंटेबल, सेक्शन नंबर 3 में आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये पता होना चाहिए क्या चीज़ हम पेटेंट करा सकते हैं, क्या चीज़ हम पेटेंट नहीं करा सकते हैं। ऐसे ही सेम चीज़, क्या चीज़ हम कॉपीराइट करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं, क्या चीज़ हम डिज़ाइन करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते हैं, क्या चीज़ हम ट्रेडमार्क करा सकते हैं, और किस चीज़ को हम ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट मैंने हर एक चीज़ कवर करी है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखिए, एक मैंने 50 क्वेश्चन का आपको गाइड दिया है PDF, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा। वहाँ पर भी मैंने कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने अभी 2-3 दिन पहले और कुछ इंटरव्यू के आपके क्वेश्चन डाले थे, क्या बोलते हैं, आपका टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी देखिएगा। 2-3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे IP है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इससे आपसे पूछ सकते हैं बताइए इसका क्या रोल है, ठीक है। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप बताइए। या फिर क्या ऐसा रीज़न है कि जिसकी वजह से ये IP का जो है, क्या बोल सकते हैं, ग्लोबली धीरे धीरे ग्रोथ इसका बढ़ता जा रहा है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। IP गवर्नेंस का क्या रोल है, ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है, गवर्नमेंट किस तरह से प्रमोट करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेंशन करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये सब आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज नहीं पूछा जाएगा, कंडीशन बेस्ड या फिर आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनकी समाज में कुछ ना कुछ, सोसाइटी में कुछ ना कुछ आपको मतलब कि इन द सेंस ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि क्या हमारी सोसाइटी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूज़फुल है, और अगर है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में IPR को लेकर के लोगों के अंदर अवेयरनेस हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज़ आपसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर ली है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आप को नहीं समझ आ रही, या जो कुछ भी है आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कल से आप सबका इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। ये फाइनल और आखिरी लड़ाई है आपकी, बस इसके बाद आपको कब मिलना है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।